संसद भवन में रखा जाएगा सेंगोल। अमित शाह बोले, अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक पर भुला दी गई परंपरा। सेंगोल स्थापन क्या है, बोले अमित शाह। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। 28 मई को भारत के नए संसद का उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी 60,000 श्रमिकों का सम्मान करेंगे। नए संसद भवन में सेंगोल रखा जाएगा। इससे जुड़ी बात शाह ने कही। प्रधानमंत्री जी ने पूरे रिसर्च करने के ऑर्डर दिए और जब रिसर्च कर पूरी चीज तथ्य के साथ सामने आई तब ये उचित माना गया कि जब संसद के नए भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को, तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तापित किया जाए। अमित शाह ने बताया कि ऐतिहासिक सेंगोल का इस्तेमाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 14 अगस्त 1947 को किया था। अंग्रेजों ने सत्ता भारत को सौंपते हुए सेंगोल का उपयोग किया था। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है धन से भरा हुआ। सेंगोल के पीछे युगों पुरानी एक परंपरा जुड़ी हुई है। सेंगोल हमारे इतिहास की पहचान है। पीएम मोदी को जब इसके बारे में पता चला तो इसकी जांच की गई। इसके बाद तय किया गया कि नए संसद के उद्घाटन के दौरान सेंगोल देश के सामने रखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि नए भवन में सेंगोल रखा जाएगा। सेंगोल अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक है। शाह ने बताया कि सेंगोल जिसे प्राप्त होता है उससे उम्मीद की जाती है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। उसने इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से बहिष्कार कर दिया। वहीं उन्होंने उद्घाटन की तारीख पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये सावरकर की जयंती है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे समारोह राजनीति का मुद्दा बन गया। स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे यह समारोह राजनीति का मुद्दा बन गया। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। यह ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। विपक्षी दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। वहीं टीएमसी, आप, भाजपा और सीपीआई-एम ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि वह बाइकॉट करेंगे। हालांकि इस कांग्रेस का अभी तक कोई रूप स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस भी बाद में बहिष्कार कर सकती है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि विपक्षी दलों को पुराने संसद भवन का क्या होगा, इस बारे में अंधेरे में रखा गया है। उनकी पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्र द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लाया गया अध्यादेश इन दिनों दिल्ली की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार को पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की इस विषय पर बैठक चल रही है। हालांकि कांग्रेस में असमंजस है की स्थिति बनी हुई है कि अध्यादेश मुद्दे की केजरीवाल को साथ देगी कांग्रेस। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में है। सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता केजरीवाल को समर्थन देने का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग के पक्ष में हैं, ताकि कांग्रेस का झुकाव केजरीवाल की तरह हो जाए। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश को हराने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस क्रम में अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने अध्यादेश का विरोध करने के लिए दिल्ली सरकार को अपना खुला समर्थन दिया है। ममता ने कहा था कि हमें डर है कि केंद्र सरकार भी संविधान में बदलाव कर सकती है, इसलिए कांग्रेस को आपका समर्थन करना चाहिए। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए अध्यादेश को वैध बनाने के लिए 6 महीने के भीतर संसद में मंजूरी की मुहर लगवाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट,
केंद्र के अध्यादेश के बाद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दिल्ली के लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। 11 मई को भारत की शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत देते हुए फैसला दिया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इन सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और प्रशासकीय नियंत्रण होगा, यानी अफसरों के तबादले और पोस्टिंग सरकार के हाथ में होगी। कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत करार दिया था, लेकिन इस फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 लेकर आई है। अध्यादेश में कहा गया है कि अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम निर्णय लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है। मतलब यही कि अब अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग उपराज्यपाल ही करवाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से साफ हो गया है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी देश के संविधान, लोकतंत्र, संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में हिमाचल और कर्नाटक की हार से बीजेपी ने क्या सबक लिया और अपनी रणनीति में किस तरह का बदलाव किया, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही अगले मिशन की तैयारियों में सियासी दल जुट गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस आगामी राज्यों के चुनाव के लिए अधिक आशान्वित है, तो बीजेपी ने अपनी हार से क्या सबक लिया और अपने राजनीतिक एजेंडे में किस तरह के बदलाव किए हैं। कर्नाटक में हार के बावजूद बीजेपी हिंदुत्व, विकास और मोदी फैक्टर के भरोसे चुनावी रथ पर सवार है। बीजेपी मोदी के नाम और काम के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस स्थानीय और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अड़ी रही। वहीं बीजेपी को 5 राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को लेकर रुख अभी तक साफ नहीं आया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा शासित 2 राज्य है, जहां कांग्रेस के पास अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के रूप में मजबूत स्थानीय नेतृत्व है। हालांकि कांग्रेस के दोनों ही जगह गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने स्थानीय नेतृत्व तलाश करना एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कमलनाथ के चेहरे को लेकर कोई दुविधा नहीं है, तो बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र सरकार का जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि यह विस्तार अगले महीने हो सकता है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता भरत गोगावले ने यह जानकारी दी। बता दें, पिछली बार 9 जून को शिंदे कैबिनेट का विस्तार हुआ था। अब कब होगा कैबिनेट का विस्तार, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जून के आसपास होगा। शिवसेना नेता भरत गोगावले ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने खुद को मंत्रिमंडल में जगह मिलने का भरोसा भी जताया। महाराष्ट्र सरकार आखिरकार कैबिनेट विस्तार के लिए कमरकस्ती दिख रही है। विस्तार की संभावना पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि यह कवायद बहुत जल्द की जाएगी। हालांकि उनके कार्यालय के सूत्रों ने कहा है कि कवायद अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद वीकेंड में हो सकती है। गोगावले ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने भी सुना है कि विस्तार लगभग 10 दिनों में हो सकता है। इस बीच सूत्रों ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले सप्ताह में आधी रात को दिल्ली का त्वरित दौरा किया। इसे भी सरकार के विस्तार से पहले की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। 30 मई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। अभी हाल ही में शीर्ष अदालत से
सिंधे गुट को राहत मिली है। भारत से निर्यात होने वाली खांसी की सभी दवाओं की अब सरकार से प्रमाण पत्र लेना होगा। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का संबंध भारत का निर्मित खांसी की दवा से होने के बाद सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। क्या घरेलू बाजार में भी देखने को मिलेगा इसका असर? क्या कंपनियों को लेना होगा विशेष प्रमाण पत्र? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि निर्यात होने वाले खांसी की दवा को एक प्रमाण पत्र लेना होगा। यह प्रमाण पत्र कड़े परीक्षणों के बाद जारी किया जाएगा और यह जांच एक सरकारी प्रयोगशाला में की जाएगी। व्यापार मंत्रालय ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया है, जिस पर अमल 1 जून से होगा। भारत में दवा निर्माण का 41 अरब डॉलर का उद्योग है और वह दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारत का दवा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों से जूझ रहा है, क्योंकि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और अमेरिका में भारत में बनी दवाओं के कारण लोगों की जान जाने की खबरें आई थी। विभिन्न देशों में भारत में बने कफ सिरप पर विवाद होने के बाद भारतीय अधिकारियों ने भी उनकी जांच की थी। गाम्बिया में मेडन फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी की बनाई कफ सिरप का संबंध बच्चों की मौतों से बताया गया, लेकिन भारतीय अधिकारियों की जांच में उसमें कोई जहरीला तत्व नहीं पाया गया। लेकिन उज्बेकिस्तान में जिस कफ सिरप से बच्चों की मौत का संबंध बताया गया, उसमें जहरीले तत्व होने की पुष्टि की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार सुबह एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार कम से कम 7 लोगों की मौत होने की आशंका है। देखिए रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। किश्तवाड़ में एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ढंगदुरू पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को ले जा रही एक क्रूज कर हादसे की शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस हादसे की पुष्टि की है। प्रशासन की तरफ से जरूरत के मुताबिक हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस हादसे की पुष्टि की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव से डांगदुरू बांध स्थल पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे के बारे में सूचना मिली है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना दच्चन इलाके में डांगदुरू बिजली परियोजना स्थल के पास सुबह करीब 8:35 पर हुई। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ या GMC डोडा में स्थानांतरित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फेमस एक्टर नितेश पांडे अब हमारे बीच नहीं रहे। कार्डिक अरेस्ट होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स ने नम आंखों से एक्टर को अंतिम विदाई दी। सभी के लिए उनके निधन की खबर को सच मानना काफी मुश्किल हो रहा है। नितेश ने कई शोज और फिल्मों में काम किया है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। टीवी इंडस्ट्री से एक और शॉकिंग न्यूज आई है। बुधवार सुबह ही एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। अब एक और दिग्गज एक्टर अलविदा कह गए हैं। फेमस एक्टर नितेश पांडे अब हमारे बीच नहीं रहे। कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उनकी मौत हो गई है। एक्टर ने कई हिंदी फिल्मों में और टीवी शोज में काम किया था। फिल्म ओम शांति ओम में उन्होंने शाहरुख खान के असिस्टेंट का रोल निभाया था। वे फिल्म बधाई दो, रंगून, हंटर, दबंग 2, बाजी, मेरे यार की शादी है, मदारी जैसी फिल्मों में दिखे थे। टीवी शोज की बात करें तो उन्होंने साया, अस्तित्व, एक प्रेम कहानी, हम लड़कियां, इंडिया वाली माँ, हीरो गायब, मॉडर्न में अपने उम्दा काम से सभी का दिल जीता था। पॉपुलर शो अनुपमा में उन्होंने धीरज कपूर का रोल प्ले किया था। शो में उन्होंने अनुज का दोस्त बनकर एंट्री ली थी। सीरियल में अभी भी उनका ट्रैक चल रहा था, लेकिन देखिए, किसे पता था ये उनका आखिरी शो कहलाएगा। अनुपमा शो की टीम नितेश पांडे के निधन की न्यूज सुनने के बाद सदमे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पॉपुलर सीरियल साराभाई वर्सेस साराभाई फेम एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय अब नहीं रहे। एक्ट्रेस की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। एक्ट्रेस ने निधन की खबर सामने आते ही टीवी इंडस्ट्रीज में शोक की लहर है। टीवी इंडस्ट्री से एक बहुत ही शॉकिंग और दुखद खबर सामने आई है। पॉपुलर सीरियल साराभाई वर्सेस साराभाई फेम एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय अब नहीं रही। एक्ट्रेस की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। सेलेब्स समेत फैंस को वैभवी उपाध्याय के अचानक निधन की खबर ने झकझोर कर रख दिया है।
जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस का एक्सीडेंट परसों यानी कि सोमवार को कुल्लू के बंजार में हुआ था। सड़क हादसे में एक्ट्रेस की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैभवी उपाध्याय अपने मंगेतर संग कार में ट्रैवल कर रही थी। वो तीर्थन घाटी में घूमने के लिए जा रही थी, लेकिन एक टर्न पर गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया। एक्ट्रेस की गाड़ी खाई में जा गिरी। एक्सीडेंट के समय वैभवी के मंगेतर जय सुरेश गांधी भी मौजूद थे। उन्हें हल्की चोटें आई है, जिसका इलाज बंजार अस्पताल में किया गया। बंजार के पास सिधवा में उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वह सड़क से नीचे करीब 50 फुट नीचे गिर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शुरू होने के 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ताकत कम नहीं हुई है। जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी है। कैसी है पुतिन की रूस का पकड़, कब खत्म हो सकता है रूस और यूक्रेन का युद्ध, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत 15 महीने पहले हुई थी। रूसी राष्ट्रपति ने इसे विशेष सैन्य अभियान का नाम दिया था। तब शायद उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि यह अभियान इतना लंबा चलेगा। नाटो के सहयोग से यूक्रेन तमाम मुसीबतें झेल कर भी रूस के सामने टिका हुआ है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और युद्ध को लेकर रूसी लोगों में विरोध के उठते सुरों के बीच से पुतिन के कमजोर पड़ने की खबरें आती रही है। ये और बात है कि इन खबरों की कभी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस युद्ध का इतना दिनों तक खींच जाना भी एक लिहाज से पुतिन की रूस पर मजबूत पकड़ का एक संकेत है। रूसी लोगों ने स्थानीय रूप से कुछ दिक्कतें देखी, लेकिन वो शुरुआती दिनों की बात है। बाद के महीनों में ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट परमाणु हथियारों और प्राकृतिक संसाधनों के विशाल जखीरे वाले देश को रोकना आसान नहीं होता। युद्ध का नतीजा क्या होगा या फिर यह कब थमेगा, इसकी भविष्यवाणी इस वक्त कोई नहीं कर सकता। लेकिन पुतिन ने देश को जिस तरह अपने साथ रखा है, उसे लेकर रूसी जनता में उनके समर्थन को लेकर कोई आशंका नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल रहे उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा के परिणाम में किसने मारी बाजी, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल रहे उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। परीक्षा में इशिता किशोर ने एयर 1 रैंक हासिल किया है। उसके बाद गरिमा लोहिया, उमा हर्थी N और स्मृति मिश्रा रही। इस बार लड़कियों ने परीक्षा में दबदबा कायम किया है। UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में कुल 933 उम्मीदवार नियुक्त के लिए चयनित किए गए हैं। इनमें से 345 कैंडिडेट्स अनारक्षित, 99 EWS, OBC से 263, SC से 154 तथा ST कैटेगरी से 72 उम्मीदवार शामिल किए हैं। IAS के पद पर चयन के लिए 180 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि 178 उम्मीदवारों की रिजर्व सूची भी तैयार की गई है। इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों का दबदबा रहा। पहले तीनों पोजीशन पर लड़कियां ही रही हैं। इशिता किशोर ने पहली पोजीशन हासिल की, दूसरी पोजीशन पर रही गरिमा लोहिया और तीसरा पद उमा हरित N। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तीनों पोजीशन पर लड़कियों ने कब्जा जमाया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। द केरला स्टोरी साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। विवादों से घिरी इस फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया है। बॉलीवुड रिपोर्ट में देखते हैं अंदर की बात में। सुदीप्तो सेन की विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी का क्रेज ऑडियंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म को पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी के साथ इस फिल्म ने कलेक्शन में भी खूब इजाफा किया है। अब इस फिल्म ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल द केरला स्टोरी ने आखिरकार 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। चलिए यह जानते हैं कि फिल्म ने रिलीज के 18वें दिन कितने करोड़ का कारोबार किया है। द केरला स्टोरी अपनी रिलीज के 18वें दिन 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इसी के साथ यह फिल्म शाहरुख खान स्टार पठान के बाद ये आंकड़ा पार करने वाली साल 2023 की दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पठान फिलहाल 540 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म है।
यह फिल्म 5 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और इसमें अदा शर्मा, सोनिया बलानी, योगिता बिहारी और सिद्धि इडवाणी ने अहम रोल प्ले किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लोग अपना पूरा सपना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे अपनी उस फटैसी को पूरा करने में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। इंसान है या हैवान, जिंदा सांप को फैंटा के साथ चबाकर खा गया युवक, वीडियो हुआ सोशल मीडिया में वायरल। कहते हैं कि लोग अपना सपना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे अपनी उस फैंटेसी को पूरा करने में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा ही कुछ हुआ हल्द्वानी के लाल कुआ के नगीना में, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान निकले सांप को एक युवक ने चबा कर खा लिया। इतना ही नहीं, इस आदमी ने जिंदा सांप को फेंटा के साथ बड़े चाव से खाया। इस दौरान लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गनीमत रही कि सांप का जहर युवक के शरीर में नहीं गया और युवक की जान बच गई। लोगों का कहना है कि जिस दौरान युवक ने सांप को खाया वह नशे की हालत में था और थोड़ी ही देर में सांप की मौत हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग और पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि जिंदा सांप को चबाकर खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में युवक को अरेस्ट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कोलकाता में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह और आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर क्या साधा निशान, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के दौरान सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, आप सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली की मंत्री आतिशी मौजूद थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। सीएम ने आरोप लगाया कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां विधायक खरीदकर सरकार बना लेते हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां पर ईडी को भेजकर विधायकों को डराते हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां पर गवर्नर के जरिए कानून का गलत इस्तेमाल करके गैर बीजेपी सरकार को काम ही नहीं करने देते हैं। हमने पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में इसका उदाहरण देखा है। अब उन्होंने दिल्ली में जो किया है वो तो जनतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, आज से देश भर में निकल रहा हूँ। दिल्ली के लोगों के हक के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट,